सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने नेटबीन्स को इंस्टॉल करना, जेडीके को इंस्टॉल करना सीखा था और हमने अपना पहला प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया था जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जावा का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जावा के प्रोग्राम में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जावा का प्रोग्राम हम समझेंगे और जावा का प्रोग्राम किस वजह से एग्जीक्यूट हो पाता है। तो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस नोट्स में देखो क्या है। नोट्स में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। बेसिकली जावा प्रोग्राम में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है फंक्शन, दूसरा होता है क्लासेस। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। देखो, सिंपल वर्ड में मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क ओनली। जो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाए उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए कि मान लो आपने कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है। मान लो आपने किसी दो नंबर को ऐड ही करना है, तो उन दो नंबर को ऐड करने के लिए आप एक मेथड बनाओगे जिसको हम फंक्शन का नाम भी दे देते हैं। वो जो मेथड होगा वो सिर्फ आपके दो नंबर को ही ऐड करेगा। कोई भी आप दो नंबर दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगला हमारा आता है क्लासेस। तो क्लासेस बेसिकली क्या होता है, क्लासेस ऐसे फंक्शंस का मतलब जो हमारे फंक्शंस हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करते हैं। वैसे कई सारे फंक्शंस होते हैं क्लासेस के अंदर। मतलब क्लास आप कह लो कि क्लास एक कॉम्बिनेशन है ये सारे फंक्शंस का। ये जितना भी है, क्लासेस इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन इन अ सिंगल फ्रेम। तो जितने भी हम फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल करें तो उस प्लेटफॉर्म का नाम हम देंगे क्लासेस। आपको मैं एक एनालॉजी समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फैक्ट्री है, मान लो टेस्ला की एक फैक्ट्री है। ठीक है। अब वो जो पूरी फैक्ट्री होगी, ये जो मैंने पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल सा डब्बा सा बना रखा है, मान लो ये पूरी टेस्ला की फैक्ट्री है। ठीक है। ये पूरी टेस्ला की फैक्ट्री क्यों, ये पूरी टेस्ला की फैक्ट्री की क्लास, तो इसको हम एक टेस्ला क्लास का नाम दे देंगे। ठीक है। अब टेस्ला फैक्ट्री के अंदर काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते होंगे, जैसे कि मान लो कोई गाड़ी अगर बन रही है, टेस्ला की अगर गाड़ी बन रही है तो गाड़ी की कोई बॉडी भी होगी। ठीक है। तो गाड़ी की बॉडी होगी तो बॉडी का जो भी काम होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है। उसके बाद इंजन का कोई भी काम होगा तो वो यहाँ पे होगा। उसके बाद पेंट का, कोई भी गाड़ी में पेंट वगैरह कराना है या बॉडी पार्ट में कोई पेंट वगैरह कराना है तो वो यहाँ पे होगा। उसके बाद पहिए वगैरह लगाने हैं या पहियों की हवा चेक करनी है तो वो सारा काम यहाँ पे होगा। उसके बाद जब पूरी गाड़ी बन जाएगी तो गाड़ी की टेस्टिंग यहाँ पे होगी। तो मैं आपको सीधा सीधा क्या एनालॉजी देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फैक्ट्री है, मतलब मान लो प्लांट है टेस्ला का, तो ये एक मान लो ये पूरी क्लास है। ठीक है। जिसमें एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या, अब पहला फंक्शन क्या करता है, मान लो बॉडी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो पहला फंक्शन देखेगा। ठीक है। दूसरा, इंजन से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो वाला फंक्शन देखेगा। ठीक है। तीसरा, पेंट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन होगा तो ये देखेगा। अब चौथा क्या होगा, मान लो पहिए वगैरह से रिलेटेड कोई भी फंक्शन होगा तो ये देखेगा। और टेस्टिंग वगैरह कोई भी करानी होगी तो ये वाला फंक्शन देखेगा। अब बेसिकली क्या है, ये जो टेस्ला की फैक्ट्री है यानी जो टेस्ला की क्लास है, ये पांच फंक्शंस से बन के ये पांच फंक्शन से बनती है। ठीक है। बेसिकली जो पांच फंक्शंस मिलके एक क्लास बना रहे हैं तो वो क्लास का नाम है टेस्ला। ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जो क्लास होती है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको हम रिक्वायर्ड टास्क के लिए, या मान लो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने की, उसके हिसाब से हम उस फंक्शन को लेके आते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे बिना बॉडी वर्क, बिना इंजन के, बिना पेंट वर्क के, बिना व्हील वर्क के, बिना टेस्टिंग के कोई भी टेस्ला की फैक्ट्री या कोई भी गाड़ी की फैक्ट्री सही से काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये जो भी मेन पांच पिलर कह सकते हो आप, ये पांच फंक्शंस कह सकते हो, ये पांच मेथड्स कह सकते हो, इन सबको मिला के जो हमारी पूरी फैक्ट्री बनी है उसको हम टेस्ला की क्लास का नाम दे देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम है जैसे बॉडी वर्क, इंजन वर्क, तो ये बेसिकली फंक्शंस का रूप ले लेते हैं। ठीक है। अब अगला आते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये वाला प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने एक पब्लिक क्लास बनाई थी हेलो वर्ल्ड के नाम से। उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाया था जो कि स्ट्रिंग आर्ग्स यानी आर्गुमेंट्स वगैरह लेता था। ठीक है। उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। तो बेसिकली ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसका बेसिकली मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल फंक्शन लिख रखा है। यहाँ पे आप कुछ, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा रखा था हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं।
और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। जो भी नेम आप देंगे प्रोजेक्ट बनाने के स्टार्टिंग में या क्लास की नेम के स्टार्टिंग में आप जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे आपका नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब बेसिकली देखते हैं कि ये फंक्शन या ये प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या। चलिए आइए इसको समझते हैं। सो गाइस इसमें पहले लिखा है पब्लिक क्लास सचिन, तो जो भी ये पब्लिक है ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। अब एक्सेस मॉडिफायर्स इस प्लेलिस्ट में मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये जो पब्लिक नाम का वर्ड है ये आप विद इन क्लास कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर से आप कहीं पे भी जहाँ पे भी पब्लिक लिखा हो वो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो these are the access modifier which can be accessed anywhere in the class, ठीक है। सो उसके बाद हमारा क्लास नाम आता है। क्लास क्योंकि मान लो हमने कोई क्लास का नाम दिया है तो क्लास का नाम हम देंगे तो उससे पहले हम क्लास लिखते हैं, क्योंकि पब्लिक क्लास फिर उसका नाम आता है। ये हमारा सिंटैक्स होता है बेसिकली। पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो भी मैंने आपको बताया कि हम विद इन अ क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक कीवर्ड को, ठीक है। ये बेसिकली पब्लिक कीवर्ड होता है जो भी हम क्लास से आगे लिखते हैं। पब्लिक क्लास यानी हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक, उसके बाद हमारा क्लास है, ये हमारा स्पेशल कीवर्ड होता है जो कि हम क्लास से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लास को क्लास से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो जावा प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे हम बेसिकली क्लासेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो क्लास, उसके बाद क्लास का नाम जो कि सचिन है, उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रेसेस, उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं अपना, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। तो गाइस पब्लिक का मतलब आपको पता चल ही चुका है कि पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसको हम विद इन क्लास कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक मतलब क्या है गाइस? स्टैटिक मतलब ये है कि स्टैटिक फंक्शन आपको ये क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोवाइड करता है, आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक इज अ रिजर्व कीवर्ड, ये एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि जावा रिजर्व कीवर्ड के अंदर आता है, which states that accessing this class without making an object. So static basically आपको क्या दर्शाता है कि इस मेन फंक्शन के अंदर आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट बनाए वो बात अलग है, लेकिन आप यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक इज अ रिजर्व कीवर्ड व्हिच स्टेट्स दैट एक्सेसिंग दिस क्लास विदाउट मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप अपना काम कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वर्ड। वर्ड मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। वर्ड मेन यानी ये जो फंक्शन है, ठीक है, या ये मेन फंक्शन आप कह सकते हो, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा C++ अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इंट मेन लिखा होता तो यहाँ पे रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू वो कर रहा होता, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड लिखा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ड का मतलब होता है नल, कुछ नहीं। सो इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद मेन आता है। मेन हमारा फंक्शन का नाम है जो कि स्ट्रिंग जो कि आर्गुमेंट्स वगैरह लेता है, ये हम आगे इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। सो उसके बाद जो हमारे ये जो दो हमने कोड लिखे हैं, या सॉरी सिंगल कोड हमने लिखा है, ये हमारा प्रिंट करवाता है जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम ये जो स्क्रीन है हमारी, ठीक है। तो आउट क्या है, आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब जो भी हम इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, वो यहाँ पे ये कमांड से वो प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जैसे आप सी में या C++ में सी आउट या प्रिंट एफ की हेल्प से आप कोई भी मान लो कुछ भी आप प्रिंट करवाते थे स्क्रीन पे, तो वैसे ही जावा में क्या होता है, जावा में ये कमांड होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। एलन का मतलब होता है प्रिंट लाइन। इससे क्या होता है कि जो भी आप लिखते हो वो एक लाइन के बाद प्रिंट होता है, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बेसिकली आप कोई भी कमांड, ये वो कमांड होती है जो कि आपका कोई भी चीज़ प्रिंट करके देती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंट, अगर मैं लिखूँ सिर्फ प्रिंट, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँ तो ये क्या होगा, देखो हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट हुआ, एक ही लाइन में प्रिंट हुआ। लेकिन अगर अब मैं प्रिंट एलन कर दूँ और अब मैं इसको रन करूँ तो अब देखो हेलो वर्ल्ड के बाद बिल्ड सक्सेसफुल प्रिंट हुआ। और यही चीज़ अगर मैं एक और बार करूँ, यहाँ पे मान लो सिस्टम, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे प्रिंट किया, तो अब दो बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होंगे एक के बाद एक। अब देखो दो बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुए एक के बाद एक, ठीक है। तो प्रिंट लाइन का मतलब यही होता है कि एक लाइन के बाद ही वो चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। सो आपको ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब। जो भी हमारा सिस्टम है यानी जो भी हमारी स्क्रीन है, डॉट आउट मतलब उसको बाहर करो
यानी बाहर प्रिंट कराओ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी स्क्रीन है उस पर आप जो प्रिंट कराना चाहते हो वो प्रिंट हो जाएगा, ये वो कमांड है, ठीक है। सो ये काफ़ी सारे इसकी डॉक्यूमेंटेशंस में लिख रखा है, काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि जावा में इस्तेमाल होते हैं। उसका अगर मेरे को लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो बाकी आगे चलते हैं नोट्स में और देखते हैं कि क्या है। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली बता रखा है कि जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम में वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे, सो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं इस पूरे प्रोग्राम में। सो अब आगे चलते हैं, देखो नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन में आपको क्यों बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो गाइज जावा स्टार्ट करने से पहले आपको इतना तो पता चल गया कि ये प्रोग्राम हम लिखते हैं और इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। अब मान लो कि आपने कुछ भी किसी को भी नाम देना है, ठीक है, मान लो क्लास है, ठीक है, तो ये जो क्लास का नाम है ये कौन सी कन्वेंशन में है, ठीक है। सो गाइज ये अभी मैं आपको रूल दिखाता हूँ कुछ, ये देखो। अब देखो जैसे यहाँ पे आता है नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन का मतलब होता क्या है कि हाउ नेम शुड बी गिवन टू अ पर्टिकुलर क्लास और अ फंक्शन, ठीक है। सो नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल या नेमिंग कन्वेंशन ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जावा करते वक्त किसी भी इंसान जो भी जावा कर रहा है उसको ये पता हो कि वो उसके क्लास का नाम या किसी भी फंक्शन का नाम कैसे देना चाहिए या कैसे देते हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली दो कन्वेंशन होती हैं, एक पास्कल कन्वेंशन होती है और एक कैमल केस कन्वेंशन होती है। तो पास्कल कन्वेंशन में बेसिकली क्या होता है, पास्कल कन्वेंशन में जो भी आप वर्ड लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे मैंने मान लो लिखा एक इंटीजर लिखा, इंटीजर डेटा टाइप्स की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। ऐड टू नंबर्स, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा ऐड टू नंबर्स इक्वल्स टू 0, ये मैंने इंटीजर एक बनाया है, ठीक है, ऐड टू नंबर्स के नाम से। तो बेसिकली यहाँ पे इसका नाम मैंने पास्कल कन्वेंशन के क्राइटेरिया को देख के मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इसको आप छोड़ दो, इसको रहने दो, जो भी हमारी ये कमांड है, ये सॉरी कमांड कह रहा हूँ, ये जो भी हमारी क्लास का नाम है ये भी पास्कल कन्वेंशन में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास्कल कन्वेंशन, या एक काम करते हैं इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, हाँ, ठीक है। सो ये जो पास्कल कन्वेंशन है, ये पास्कल कन्वेंशन यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड में देखने को मिल रही होगी, क्योंकि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल है और बाकी जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे स्मॉल हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि फॉर एग्जांपल ऐड टू नंबर्स में यहाँ पे इसका पहला जो भी है वो कैपिटल है, ठीक है। अब जैसे टू नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो टू नंबर्स में टी और एन बड़ा हो भी सकता है, ठीक है। सो अब मान लो जैसे कि हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे लिखता हूँ डब्ल्यू, ठीक है। सो अब इसने एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि एरर इसने दे दिया रीनेम टू हेलो वर्ल्ड। अब रीनेम मैंने यहाँ पे करी है तो अब देखो ये ठीक हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहला जो भी हम लेटर रहता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही प्रेफर करते हैं क्लास के नेम देने के लिए, ठीक है। अब दूसरी हमारी जो कन्वेंशन आती है, दूसरी हमारी कन्वेंशन आती है कैमल केस, ठीक है। कैमल केस में क्या होता है, पहला जो भी हमारा लेटर होता है वो स्मॉल होता है, बाकी जो भी वर्ड्स के जो लेटर होते हैं वो आप कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली जो हमारी कैमल केस कन्वेंशन है ये फंक्शंस को लिखने के लिए होती है। क्लासेस बेसिकली क्लासेस का जो पहला लेटर होता है वो बेसिकली कैपिटल ही हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आती है, ये मैंने आपको एक्चुअली समझा दिया है। सो मान लो अगर यहाँ पे हम कोई भी फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, ठीक है, फंक्शंस खैर अभी हम उसको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड टू नंबर्स, तो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा। सो बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमारी यहाँ पे मैं इसको कमेंट दे देता हूँ। सो ये जो देखा जाए तो ये हमारी है कैमल केस है। कैमल कैसे, कैमल की जो पीठ होती है वो कैसे होती है, पैराबोलिक शेप में होती है, ठीक है। पैराबोलिक इन द सेंस कि नीचे से ऊपर, अगर मैं आपको मान लो नेट पे मैं आपको दिखाऊं कि कैमल केस कुछ कैसा होता है, कैमल केस, ठीक है।
सो कैमल केस की अगर कोई इमेज वगैरह मिल जाए तो, हाँ तो देखो जैसे कि कैमल में क्या होता है, कैमल, हाँ ये वाली मैं इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ। कैमल केस में क्या होता है बेसिकली, देखो ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो पहला हमारा लेटर है वो कैपिटल है बाकी स्मॉल है, फिर जब दूसरा वर्ड हमारा स्टार्ट होता है तो उसका जो हमारा लेटर होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे गया। सो ये कैमल केस होता है। और यही अगर मैं आपको पास्कल बताऊं, ठीक है, पास्कल केस, ठीक है, तो पास्कल केस कैसी होती है, यहाँ पे मैं आपको वॉल पे क्लिक करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे भी देखो पास्कल के लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज अ कंपाउंड वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। तो वही हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। सो इसमें भी हमने यही पढ़ा था ऐड टू नंबर्स वाले में, कि पहला पहला पहला, इन तीनों वर्ड्स का पहला जो भी लेटर होगा वो कैपिटल होगा, तो उसको हम कहते हैं पास्कल कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। सो हम अब इतना जान चुके हैं कि पास्कल केस कन्वेंशन और कैमल केस कन्वेंशन क्या होते हैं और नेम कन्वेंशंस किसे कहते हैं और नेम कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी हैं की कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, वो भी हम जान चुके हैं। क्योंकि नेम कन्वेंशंस के की ही हेल्प से हम जो भी हमारी क्लास का नेम है वो हम उसी के तौर पे आधारित करते हैं, ठीक है। सो अब नोट्स में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है आगे, कि देखो बेसिकली एनाटॉमी ऑफ अ जावा प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जावा प्रोग्राम हमने लिख दिया, इसको अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ या रिमूव मैं कर दूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो जो बेसिकली हमने यहाँ पे जो जावा प्रोग्राम लिखा है, अब इसका जो बेसिकली एनाटॉमी क्या है, मतलब एनाटॉमी इन द सेंस कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। अब मान लो अगर आपको एनाटॉमी का मतलब नहीं पता है, सो गूगल करें एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी मैंने यहाँ पे लिखा एनाटॉमी मीनिंग, मीनिंग, ठीक है। एनाटॉमी मीनिंग क्या क्या है, द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे। सो एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। सो बेसिकली जो हम जावा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, यानी आप सिंटैक्स स्ट्रक्चर आप इसका कैसे समझ सकते हैं वो आइए देखते हैं नोट्स के अंदर, ठीक है। सो अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनाटॉमी ऑफ अ जावा प्रोग्राम, जिसमें कि काफ़ी सारे सेक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। पहला आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब मान लो ये जावा है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपका ये पहला जावा प्रोग्राम है, या आप क्या कहते हैं कौन सी डेट को आपने लिखा था, डेट आज क्या है, आज डेट है 6 तारीख है शायद, 6/12/2021, ठीक है। सो आज की डेट में हमने ये प्रोग्राम लिखा है, और ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या, ये प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अबाउट प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। प्रिंटिंग प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो ये जो भी हमने स्लैश में लिखा है, डबल स्लैश में हमने लिखा है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होती है। जो कि आप कोई भी कोड लिखते हो, मान लो मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हो, कोई भी तीसरा बंदा कोई भी कोड लिखता है, तो वो अपने कोड के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह या आपको ऐसे क्लूज वगैरह ज़रूर देगा जिससे आपको पता चल सके कि ये कोड एक्चुअली में काम क्या करता है और ये कोड है क्या, ठीक है। सो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशंस काम यही करती हैं। उसके बाद मान लो ये तो मैंने डबल स्लैश करके किया, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, एक स्लैश एक स्टार फिर उसके बाद एक स्टार एक स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने चाहे उतने मल्टी कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लगते हैं। सो उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन हमने देख लिया, ये सजेस्टेड होता है, आप कर भी आप आपकी अपनी इच्छा है कि आपको ये करना है या नहीं करना। उसके बाद आता है पैकेज स्टेटमेंट, ये भी ऑप्शनल होती है। अब पैकेज स्टेटमेंट क्या होती है, अब देखो हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज हमारा होगा, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट पैकेज है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ, जावा एप्लीकेशंस में मैं गया, उस पर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे गया, फिर मान लो यहाँ पे मैंने दिया
न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल पे मैं फिनिश करता हूँ। सो अब देखो, अब जो भी मेरा बनेगा, उसके बाद सोर्स पैकेज में मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज में गया। सो यहाँ पे मैं अगर न्यू पैकेज बनाना चाहूँ तो न्यू पैकेज का मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लास जेनिक्स। यहाँ पे इसका बन गया है। अब यहाँ पे मान लो मैं अगर कोई भी क्लास बनाता हूँ तो उस क्लास का जो पैकेज होगा वो ये होगा, ठीक है, क्लास जेनिक्स। सो ये यहाँ पे आपको पैकेज दिख रहा है। सो ये वही पैकेज होगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे देखो अब क्या हुआ। अब हम देखना चाहते हैं कि हम पैकेज, यहाँ पे पैकेज की बात हो रही थी, पैकेज स्टेटमेंट। तो हमने जो ये वाला प्रोग्राम बनाया था इसमें हमारा पैकेज स्टेटमेंट नहीं था, फिर भी ये वाला प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। और जो हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया है इसमें हमने पैकेज बनाया है और यहाँ पे पैकेज की स्टेटमेंट आ गई है, पैकेज क्लास जेनिक्स, जो कि हमने क्लास जेनिक्स के नाम से पैकेज बनाया था। पैकेज बेसिकली होता गया है, पैकेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन क्लास, या वन क्लास भी आप कह सकते हो कि पैकेज एक कंटेनर है जिसमें आप काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह उसके अंदर भर सकते हो या बना सकते हो, अपनी अपनी भाषा है कहने की। सो माइंड मत करना प्लीज़, मेरा काम सिर्फ समझाना है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ सो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कैसा समझा रहा हूँ, अच्छा समझा रहा हूँ या बुरा समझा रहा हूँ, या मेरे को थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो बेसिकली पैकेज का भी हमने देख लिया है, ऐसे पैकेज होते हैं। और अगर मान लो मैं आपको ये रन करके भी अगर आपको दिखाऊं तो वही सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ पे पैकेज का आ गया है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्स है, उसके बाद आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, उसके बाद आता है क्लास जेनिक्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब मान लो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आता है, क्लास जेनिक्स यूट्यूब चैनल लिखा हुआ आएगा, जो कि हमारा आ गया है, ये लिखा हुआ है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली लिखा हुआ आ गया है और हमने पैकेज स्टेटमेंट भी देख लिया है। उसके बाद हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट आती है जो कि ऑप्शनल है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे और उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई डेटाबेस से काम करवाना है तो उसके लिए आप इंपोर्ट एसक्यूएल की स्टेटमेंट लगाओगे। यूज़र से इनपुट करवाना है तो आप इंपोर्ट स्कैनर क्लास करवाओगे। काफ़ी सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भी क्लासेज हैं उसको हम इंपोर्ट करा सकें अपने प्रोग्राम में जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट और उसके बाद इंटरफेस स्टेटमेंट और क्लास डेफिनेशन ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे इस प्लेलिस्ट की। अभी आप इतना ही समझ लो कि जो जावा की एनाटॉमी होती है वो इन 6 पिलर्स पे खड़ी होती है, ठीक है। ये जो 6 पिलर्स हैं ये जावा एनाटॉमी, या आप कह लो कि बेस है जावा का, ठीक है। इसके ऊपर ही जावा काम करती है, ठीक है। सो अब अगला आता है मेन मेथड। मेन मेथड तो देखो गाइस आपको पता चल ही चुका है, पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था और इस वीडियो में भी हम काफ़ी देख चुके हैं। सो मेन मेथड में क्या है, मेन क्लास होती है। मेन क्लास का नाम जो भी आप दे सकते हो, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर आपने लगाना है, आपकी मर्जी, नहीं लगाना आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखा होता है, ये भी हमने समझ लिया क्या होता है। उसके नीचे आप कोड, जो भी आप कोड लिखते हो वो आपके अपनी श्रद्धा अनुसार आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूँ, कोड हेयर, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि देखा जाए तो हमारे नोट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं चैप्टर 2 के, सॉरी चैप्टर 1 के। हाँ, लेक्चर 1 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये नोट्स ज़रूर से एक्सेस करें और जो ये कोड है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी के लिए इतना ही गाइस। साथ में मैंने नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं तो नोट्स वगैरह को एक्सेस करें। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स के बारे में, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और बेसिकली डेटा टाइप्स किसको कहते हैं, वेरिएबल्स किसको कहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।